So now the next topic will start, no confidence motion. Article 75 says that the Council of the Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. This principle is the bedrock of the parliamentary democracy. It means as long as the ministry stays in the office, it means they are enjoying the majority in the parliament. और जो मिनिस्टर्स हैं उनको हटाने का पावर सिर्फ लोकसभा के पास। गॉट माई पॉइंट? नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब अपन बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इसका यही मतलब है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड्स द एंटायर पार्लियामेंट। ठीक है, और यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। तो जब भी कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, अपोजिशन को यह लगता है कि दे आर नॉट enjoying the majority in the parliament, they can move or they can raise this no confidence motion। जब उनको सरकार, नो कॉन्फिडेंस मोशन तभी लाया जाता है जब सरकार के खिलाफ विश्वास नहीं होता है। ठीक है, और उस सरकार को गिराना की मंशा जब होती है तब ये कॉन्फिडेंस लाया जाता है, जिसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। कैन बी रेज्ड ओनली वंस इन अ सेशन, एक सेशन में सिर्फ एक ही बार ला सकते हैं, और थ्राइस इन अ ईयर, एक सेशन में एक, यानी कि एक साल में 3 सेशन होते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो यानी कि साल में 3 बार और एक सेशन में एक बार। द मोशन इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ 198 ऑफ द लोकसभा। ये लोकसभा के रूल नंबर 198 में मेंशन्ड है। नो ग्राउंड्स रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस दिस मोशन, कोई ग्राउंड की जरूरत नहीं है कि ये पहले बताना पड़ेगा उसके बाद जो है इस मोशन को लाना है। एंड इट विज ऑलवेज मूव अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नॉट अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर। ये वाला मोशन, जैसे हमने बहुत सारे मोशंस देखे थे, सब्सटेंसिव मोशन और अलग अलग तरह के मोशन, वो जो होता है जैसे प्रिविलेज मोशन होता है वो एक पर्टिकुलरली किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो पूरी सरकार के खिलाफ होता है। एंड द मोशन नीड्स टू बी सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। सबसे पहले 50 मेंबर्स को लिख के देना पड़ेगा जो स्पीकर ऑफ द हाउस होता है, उसके बाद ही वो इस जो ये मोशन होता है इसको एडमिट करता है, और फिर इसके बाद में इसका टेस्ट होता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ठीक है, फिर इसके बाद होता है कॉन्फिडेंस मोशन। द मोशन ऑफ द कॉन्फिडेंस हैज कम अप एज अ न्यू प्रोसीजरल डिवाइस टू कॉप अप विद इमर्जिंग सिचुएशन ऑफ द फ्रैक्चर्ड मैंडेट्स रिजल्टिंग इन द हंग पार्लियामेंट। जब हंग पार्लियामेंट हो, माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो, स्पेशली कोलिशन, बहुत सारी अलग अलग लाइक माइंडेड पार्टीज या चुनाव के बाद में पोस्ट पोल्स अलायंस हो जाते हैं, तो जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो वैसे टाइम पे ये इस कॉन्फिडेंस मोशन का बहुत ही महत्वपूर्ण जो होता है रोल होता है। द गवर्नमेंट फॉर्म्ड विद वेफर थिन मेजॉरिटी हैव बीन कॉल्ड अपॉन द प्रेसिडेंट टू प्रूव देयर मेजॉरिटी ऑन द। जब राष्ट्रपति को लगता है तो वो इनकी जो मेजॉरिटी है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो चेक कर सकता है। द गवर्नमेंट of the day sometimes own it seeks to prove the majority of by moving a motion confidence and winning the confidence of the house, ताकि ये हाउस में ये सिद्ध कर सके कि yes we enjoy the majority in the house, and if the confidence motion is negative it results to the fall of government। अगर confidence motion, no confidence motion तो हमेशा विपक्ष लेके आता है, लेकिन confidence motion अगर सरकार लेके आ रही है और वो अगर fall हो जाए तो there is a fall of government। फिर एक होता है motion of thanks। Motion of the thanks, the first session after each general election and the first session of every fiscal year is addressed by the president, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिसमें राष्ट्रपति सारी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज हैं उनकी जो है तारीफ करता है सभा के पटल के ऊपर। ठीक है, और द एड्रेस ऑफ द प्रेसाइडेड इज डिस्कस्ड इन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फिर जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं तो उस अभिभाषण के ऊपर दोनों सदनों के अंदर जो है वो चर्चा होती है, और उस चर्चा को हम कहते हैं मोशन ऑफ द थैंक्स। एंड एट द एंड ऑफ द डिस्कशन द मोशन इज पुट टू द वोट, और उसके बाद में मोशन को पुट किया जाता है वोट के लिए। एंड दिस मोशन मस्ट बी पास्ड इन द हाउस, नॉट पासिंग द मोशन अमाउंट टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण को सरकार अगर डिफेंड नहीं कर पाती है और उस मोशन को पास नहीं करवा पाती है तो दैट गवर्नमेंट विल बी फॉल। ठीक है, फिर उसके बाद में
This inauguration speech of the president is on the occasion available to the members of the parliament to raise the discussion and debates to examine, criticize government administration and the lapse and failures of the policies. ये जब राष्ट्रपति जो होता है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होता है उनके बारे में ही सरकार को जो है दोनों सदनों में चर्चा होती है इसके बारे में, फिर उसके बाद डिस्कशन और डिबेट होते हैं दोनों हाउस में, जहां पे अपोजिशन के मेंबर जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी पॉलिसी में फेलियर होता है उसके ऊपर जो है वो चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद नो डे यट नेम्ड मोशन होता है। एक नो डे यट नेम्ड का मतलब यह है ए मोशन दैट हैज बीन एडमिटेड बाय द स्पीकर बट नो डेट हैज बीन फिक्स्ड फॉर हिज। जैसे जो कोई मोशन है उसको लोकसभा स्पीकर ने पास तो कर दिया है कि हाँ ठीक है वी हैव एडमिटेड, लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन कब होगा उसकी एक जो है डेट को मेंशन नहीं किया है। द स्पीकर आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ द बिजनेस इन द हाउस and in consultation with the leader of the house on the recommendation of the business advisory committee allots the days or the part of the day for the discussion। फिर उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस से स्पीकर जो है डिस्कस करके जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उनसे डिस्कस करके फिर उसको जो है डेट को डिसाइड करते हैं। अब दो मोशन होते हैं, सेंसर मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, इन दोनों मोशंस की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी पढ़ा है तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। इट नीड नॉट टू स्टेट द रीजन फॉर इट्स अडॉप्टेशन इन द लोकसभा। अगर कोई अपोजिशन के मेंबर 50 मेंबर जब लिख के देते हैं लोकसभा के ऊपर तो इससे पहले उनको कोई रीजन नहीं बताना है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हम क्यों लेके आए हैं। ठीक है, फिर इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो पूरी एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट होता है। इट इज मूव्ड फॉर असर्टेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। इट इज मूव्ड फॉर असर्टेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस इट इज पास्ड इन द लोकसभा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो सरकार को जो है वो ऑफिस से जाना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। सेंसर मोशन की जब बात करते हैं ये इसको बताने के लिए लोकसभा के अंदर रीजन देना पड़ेगा और ये जो होता है इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेंसर मोशन होता है या तो वो एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ आता है या ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज के खिलाफ आता है या फिर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। मतलब ये इंडिविजुअल या बहुत सारे मिनिस्टर या पूरे सरकार के लिए, लेकिन ये तो पूरी नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है दैट इज अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट इज मूव्ड फॉर द सेंसरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस। इस मोशन को अडॉप्ट किया जाता है इसलिए कि जब सरकार जब ये चाहे जब विपक्ष ये चाहे सरकार से कि हम जो है इस मामले के अंदर पॉलिसी या एक्शन से आपसे खुश नहीं है, वी वांटेड ये जो पब्लिक इशू है इसके ऊपर हम इस तरह से चर्चा चाहते हैं, उस केस में ऐसे मोशंस को जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, अगर मान लो ये सेंसर मोशन किसी के खिलाफ पास हो गया, किसी पॉलिसी के खिलाफ हो गया, तो ऐसे केस में जो है वो गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन नहीं देना पड़ता है। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के ऊपर इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिर एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है जब भी कोई मेंबर, जब मान लो XYZ एक रूलिंग पार्टी का मेंबर है, वो कोई बोल रहा है या विपक्ष का कोई मेंबर बोल रहा है, तो कोई भी मेंबर कैन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल प्रोसीजर। अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर शुड बी रिलेट टू द इंटरप्रिटेशन एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस। जो रूल ऑफ द हाउस में है उसको बताना पड़ेगा कि इस एक्ट के तहत या आर्टिकल 101 या आर्टिकल 202 जो रूल्स के कॉन्स्टिट्यूशनल वाले 101 102 नहीं, जो जिसमें रूल्स ऑफ लोकसभा है उसकी एक अलग से बुक होती है, उसके अकॉर्डिंग इनको जो है आर्टिकल्स को रेज करना होता है और रेगुलेट करना होता है बिजनेस ऑफ द हाउस एंड शुड रेज अ क्वेश्चन दैट इज विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ द स्पीकर। फिर स्पीकर ये तय करता है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज जो किया गया है उसको एडमिट करना है। अगर मान लो पॉइंट ऑफ ऑर्डर अगर मान लिया गया, अगर कोई जो विपक्ष का कोई सांसद है कोई गलत बात बोल रहा है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद में वो बात को जो है प्रोसीडिंग से जो है चर्चा से उसको हटा देते हैं एंड ही वॉज वार्न्ड कि, और ये वो जो उसको वार्न किया जाता है कि इससे आगे आपको इस संदर्भ में टॉपिक पे चर्चा नहीं करनी है। इट इज यूजुअली रेस्ड बाय एन अपोजिशन मेंबर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। ये यूजुअली रेस्ट किया जाता है अपोजिशन मेंबर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस जो कि सस्पेंड करता है प्रोसीडिंग को बिफोर द हाउस। नो डिबेट इज अलाउड ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अगर कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करता है तो उसके ऊपर फिर डिबेट नहीं होगी कि ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्यों रेस किया गया, कि उसी टॉपिक पे फिर चर्चा करने लग गए, ऐसा कुछ केस नहीं होता इसमें। ठीक है,
फिर एक होता है एक हाफ आवर डिस्कशन, ठीक है। हाफ आवर डिस्कशन का क्या मतलब होता है? इट इज मेड फॉर डिस्कसिंग ए मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस व्हिच हैज बीन सब्जेक्टेड अ लॉट ऑफ डिबेट एंड आंसर व्हिच नीड्स टू elucidation on the matter of fact. The speaker can allot 3 days in a week for such half hour discussion के लिए सप्ताह में 3 दिन जो स्पीकर अलॉट कर सकता है. There is no formal motion और वोटिंग बिफोर द हाउस, ठीक है। मतलब चर्चा करने के लिए जब विपक्ष को या सरकार को लगे कि इस टॉपिक पे जो है और चर्चा करनी चाहिए, तो एक सप्ताह में से 3 दिन जो है स्पीकर निकाल सकता है उस टॉपिक के ऊपर चर्चा के लिए, और उसके लिए कोई फॉर्मल मोशन लाने की जरूरत नहीं है, ना कोई नोटिस देने की जरूरत है. शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है जिसको 2 आवर ड्यूरेशन बोला जाता है, 2 आवर डिस्कशन बोला जाता है, 2 घंटे का ये होता है. एज द टाइम अलॉटेड फॉर सच डिस्कशन शुड नॉट एक्सीड द 2 आवर्स. 2 घंटे से ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा. द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन रेज सच डिस्कशंस ऑन द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, एंड कैन अलॉट 2 days इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन. एक सप्ताह में इसके लिए 2 दिन दे सकते हैं, और एक दिन में 2 घंटे से ज्यादा जो है इस शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नहीं होगा. लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स होती हैं पार्लियामेंट में. अब व्हाट आर द लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स इन द पार्लियामेंट? If a bill is proposal for the legislation and it becomes an act for law when duly enacted, the legislative procedure is the same for both houses of the parliament. ठीक है, every bill has to pass through the same stages in the house. Ordinary bill कैसे पास होता है? एक बिल को जब प्रपोज किया जाता है लेजिस्लेशन के लिए, इट बिकम एक्ट एंड लॉ व्हेन ड्यूली इनेक्टेड. मतलब लोकसभा से पहले कोई मिनिस्टर उस लॉ को लेके आएगा, फिर लोकसभा में उसको टेबल पे रखा जाएगा, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, रीडिंग होगी, फिर उसके बाद लोकसभा अगर पास कर देता है, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, उसके ऊपर डिबेट होगी, डिस्कशन होगी. जब राज्यसभा भी पास कर देगी तब उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जब प्रेसिडेंट साइन कर देगा उसके बाद वो फाइनली लॉ बन जाता है. द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इज द सेम, दोनों हाउस में सेम ऐसा ही होता है. एवरी बिल हैज टू पास थ्रू द सेम स्टेजेस इन द ईच हाउस, ठीक है. फर्स्ट स्टेज होती है रीडिंग, जिसके अंदर रीड किया जाता है बिल को. सेकंड स्टेज होती है, वो भी रीडिंग होती है, जिसके अंदर जनरल बट डिटेल्ड स्क्रूटनी होती है हर एक आर्टिकल की, ठीक है. बिल में रेफर टू सेलेक्ट कमिटी और डिपार्टमेंटल कमिटी. ए क्लॉज इज डिस्कस वोटेड अपॉन सेपरेटली. बिल को डिटेल में डिस्कस किया जाता है, एक एक क्लॉज को सेपरेटली डिस्कस किया जाता है. और कोई विवादास्पद कोई अगर बिल है तो उसको स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेज दिया जाता है, जिसके अंदर अपोजिशन के मेंबर और रूलिंग पार्टी के मेंबर दोनों होते हैं. फिर बैठ के उसके ऊपर चर्चा होती है. या फिर अगर कोई जैसे मान लीजिए पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड है, या माइनिंग से रिलेटेड है, या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से, तो उसकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट होता है उसकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में उसको भेज दिया जाता है. थर्ड रीडिंग होती है. डिबेट इज कन्फाइंड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन. बिल एज अ होल, अमेंडमेंट आर अलाउड, नो अमेंडमेंट्स आर अलाउड. वोटिंग ऑन द बिल स्टेज ऑथेंटिकेट बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. फिर उसके बाद बिल जाता है सेकंड हाउस में. फिर उसके बाद जो है राष्ट्रपति से उसको एसेंट मिलता है. ये डिफरेंस है पब्लिक बिल में और प्राइवेट बिल में. पब्लिक बिल क्या होता है और प्राइवेट बिल क्या होता है, इसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे. इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्लियामेंट बाय द मिनिस्टर. पब्लिक बिल को सिर्फ मिनिस्टर ही लेके आ सकता है. प्राइवेट बिल जो होता है वो कोई भी मेंबर अदर देन ए मिनिस्टर जो वो प्राइवेट बिल को लेके आता है. पब्लिक बिल जो होगा वो सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, और प्राइवेट बिल मिनिस्टर को छोड़ के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे अपोजिशन का हो चाहे रूलिंग पार्टी का हो, कोई भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है. फिर उसके बाद सेकंड ये है कि इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. रूलिंग पार्टी, ये रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज को जो है वो शो करता है. इट रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड ऑफ द अपोजिशन द पार्टी ऑफ पब्लिक मैटर्स. कई बार होता है कि पब्लिक मैटर्स के ऊपर अपोजिशन पार्टी भी कोई बिल लेके आती है, ठीक है, बट देयर इज अ वेरी मिनिमम चांस ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ बिल कि ये पास हो सके, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी नहीं होती है. इट हैज अ ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. इसका ग्रेट चांस होता है पार्लियामेंट अप्रूव करे. एंड इट हैज अ लेसर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. 7 days का नोटिस देना पड़ता है प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ हाउस एज अ बिल रिक्वायर्ड. 7 दिन का पहले नोटिस देना पड़ता है हाउस के अंदर मिनिस्टर को, अगर वो कोई बिल लेके आना चाहता है तो. और इस ऐसे केस में जब कोई प्राइवेट मेंबर जब बिल लेके आता है, ऐसे केस में मिनिमम 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है. इट इज ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट. इसको उसका जो मंत्रालय होता है, जिस भी मंत्रालय का वो सपोज कीजिए जो बिल होगा वो उसका पर्टिकुलर मंत्रालय बनाता है और फिर लॉ डिपार्टमेंट में भेजा जाता है. इसकी ड्राफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी डिपार्टमेंट की नहीं होती है, वो खुद मेंबर जो होगा वो करेगा, और लेस पॉसिबिलिटी है कि इसको लॉ डिपार्टमेंट से कोई असिस्टेंस मिलेगा.
फिर इसके बाद इट इज रिजेक्टेड बाय द हाउस अमाउंट्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ द वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड मे लीव। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि अगर पब्लिक बिल कोई अगर लैप्स हो जाए पार्लियामेंट के अंदर या वो पास नहीं हो पाए, तो इसका मतलब सरकार का कॉन्फिडेंस नहीं है, सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है कि बिल को पास करवा पाई, सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। क्योंकि ये बिल उसी हालात में, सरकारी जो बिल होता है वो सरकारी जो एक्ट होता है या जो कोई सरकारी बिल होगा वो उसी हालात में जो है पास नहीं हो पाएगा जब सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है। इधर इनके पास तो कोई मेजॉरिटी होती नहीं है। ठीक है, ये तो एक इंडिविजुअल मेंबर है, अगर ये रिजेक्ट हो भी जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका पार्लियामेंट पे। आज तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल आए, 5 ऑफ विच आर इंट्रोड्यूस्ड टू द राज्यसभा आई हैव बिकम लॉ सो फार। दे कैन ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बट नो मनी बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो लेके आ सकते हैं लेकिन ये लोग मनी बिल लेके नहीं आ सकते हैं। आज तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है मनी बिल। ठीक है, अब मनी बिल के ऊपर चर्चा करेंगे कि मनी बिल क्या होता है। मनी बिल्स विच आर कंसर्न्ड विद द फाइनेंशियल मैटर्स, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। मनी बिल जो होता है वो टैक्सेशन से रिलेटेड होना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होना चाहिए। आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। इट स्टेट दैट अ बिल इज डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। कौन कौन से मैटर्स? कि जब सरकार कोई इंपोजिशन कर रही हो, अबॉलिशन कर रही हो, रेमिशन कर रही हो या अल्टरेशन कर रही हो या रेगुलेट कर रही हो किसी भी टैक्स को, उसी बिल को माना जाएगा मनी बिल। या फिर रेगुलेशन बोरोइंग मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, या सरकार कहीं से पैसा ले रही है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं से पैसा ले रही है, उसको भी मनी बिल माना जाएगा। The custody of the consolidated fund of India and the contingency fund of India, the payment money is into the withdrawal of money। consolidated fund of India से पैसा लेना या consolidated fund या contingency fund से पैसा लेना, that will be also the part of the money bill। उसके अलावा the appropriation of money out of the consolidated, पैसे को consolidated fund of India से पैसा निकालने के लिए अगर कोई पॉलिसी है या कोई मोशन है उसको भी मनी बिल बोलेंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द, कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन जो कि जिसका एक्सपेंडिचर जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज हो रहा है उसको मनी बिल बोलेंगे। ठीक है, द रिसिप्ट ऑफ द मनी ऑन द अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड, अगर कहीं पैसा आ रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, कस्टडी और द इश्यू ऑफ सच मनी, ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, ऑल दीज आर द मनी बिल्स। फिर इसके बाद बिल इज नॉट टू बी डीम्ड, bill is not to be deemed to be a money bill by the reason only that it provides for। इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर इसको मनी बिल नहीं बोलेंगे अगर वो इंपोजिशन कर रहा है फाइन का, अदर देन द पिक्यूनर और अदर पिक्यूनर पेनल्टीज। द डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ फीस, लाइसेंस फीस, अगर किसी से फीस लेनी है, कहीं से फाइन लेना है, क्योंकि सिर्फ वहां तो मनी बिल में तो टैक्स की बात हो रही थी, लेकिन अगर सिर्फ फीस से रिलेटेड है, कहीं पेनल्टी से रिलेटेड है, कोई लाइसेंस है उसकी फीस से रिलेटेड है या कोई सर्विस फीस है, उस केस के अंदर जो है उसको मनी बिल नहीं माना जाएगा। द इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी, अगर कोई लोकल अथॉरिटी जैसे पंचायती राज हो गया, अर्बन बॉडी हो गया, म्यूनिसिपैलिटी होगी, अगर इन तीनों बॉडी में से अगर कोई टैक्सेशन की बात कर रहा है, अबॉलिशन की बात कर रहा है, इम्पोजिशन या अल्टरेशन की, तो उस केस में भी उसको मनी बिल नहीं माना जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं मनी बिल के। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मनी बिल? डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज फाइनल इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। जो डिसीजन होता है मनी बिल का वो फाइनल अथॉरिटी होती है लोकसभा स्पीकर के पास में, वही डिसाइड करेगा कि ये बिल है, मनी बिल है या नहीं है। और किसी भी बिल को अगर मनी बिल मान लिया गया तो ये किसी कोर्ट के पास पावर नहीं है, किसी लॉ ऑफिसर के पास पावर नहीं है कि उसको जो है वो चैलेंज कर सकता है कहीं भी। ठीक है, द स्पीकर एंडोर्सेस इट एज अ मनी बिल व्हेन मनी बिल इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा एंड द प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। वैसे तो जो मनी बिल होता है वो राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन से ही इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन मनी बिल के अंदर जो है राज्यसभा का कोई ज्यादा रोल होता नहीं है। अगर लोकसभा स्पीकर ने ये डिसाइड कर दिया कि ये मनी बिल है तो जब वो राज्यसभा में जाता है तो वो एज अ मनी बिल ही जाता है। ठीक है, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, वो भी किसकी रिकमेंडेशन से? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से। एक ये आपको याद रखना है।
मनी बिल इज कंसिडर्ड टू बी गवर्नमेंट बिल, मनी बिल को कंसिडर करना पड़ेगा गवर्नमेंट बिल, सो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय द मिनिस्टर्स। यानी कि मनी बिल को कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? मनी बिल को सिर्फ जो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है। और मनी बिल किसकी रिकमेंडेशन से आता है? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन आता है। राज्यसभा ना तो रिजेक्ट कर सकती ना अमेंड कर सकती मनी बिल को, कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन। यानी कि राज्यसभा सिर्फ ये कह सकती है कि अब ये कर दीजिए, रिकमेंड कर सकती है, ना तो उनके पास कोई रिजेक्शन का पावर है और ना कोई अमेंडमेंट का पावर है किसी मनी बिल में। राज्यसभा मस्ट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज वेदर विद और विदाउट रिकमेंडेशन। राज्यसभा को 14 डेज के अंदर अंदर बिल को वापस लोकसभा में भेजना पड़ेगा, विद रिकमेंडेशन या विदाउट रिकमेंडेशन। अगर इनकेस वो नहीं भेजते हैं तो वो जो है वो बिल पास माना जाएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। लोकसभा उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, उसके ऊपर कोई बाध्य नहीं है वो कि वो उन चीजों को माने। इफ द राज्यसभा फेल्स टू रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन द 14 डेज, द बिल इज डीम्ड टू बी हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस। राज्यसभा से अगर बिल 14 दिन में वापस लोकसभा से नहीं आता है, चाहे रिकमेंडेशन दो चाहे रिकमेंडेशन मत दो, उस बिल को पास माना जाता है ओरिजिनल फॉर्म में, जिस फॉर्म में लोकसभा से राज्यसभा में गया था। When a money bill is presented to the president, जब मनी बिल प्रेजेंट होता है प्रेसिडेंट को, he may either give his assent, वो या तो उसको अलाउ कर सकता है कि हाँ ठीक है एसेंट कर सकता है टू द बिल, और withhold is assent, या तो उसको अलाउ करेगा या अपने पास होल्ड करके रख सकता है, बट वो रिटर्न नहीं कर सकता फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। या तो अलाउ कर दो या फिर उसको अपने पास विदहोल्ड करके रखो, लेकिन वो उसको रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है, फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, कि आप दोबारा सोचो इस चीज के ऊपर। ये चीज याद रखनी है, मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, या तो उसको एसेंट देना पड़ेगा या फिर विदहोल्ड करना पड़ेगा। और मनी बिल जो होता है वो प्रायर परमिशन से ही आता है, तो 90% नहीं 99% क्या 100% ही मानो आप, 100% चांस ही होता है कि प्रेसिडेंट एसेंट दे देता है, ठीक है। Normally, the president gives his assent to a money bill as it is introduced in the parliament with his prior permission. अब उसके बाद हम देखेंगे financial bills, which are also concerned with the financial matters but are different from the money bill. ठीक है, ये different होते हैं money bill से। All money bills are financial bills. जितने भी money bills होते हैं, they all are financial bill. But जितने भी financial bills होते हैं, they are not money bills. Only those financial bills are the money bills which contains exclusively those matter which were mentioned in the article 110, जो मनी बिल में बताया था मैंने। जो मनी बिल के अंदर जो जो क्लॉज दिए हुए हैं, वो क्लॉज अगर किसी फाइनेंस बिल में है तभी उसी केस में उसको मनी बिल माना जाएगा। अदरवाइज मनी बिल एंड फाइनेंस बिल बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बट ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, ठीक है। द टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल बिल्स, एक तो होता है मनी बिल्स आर्टिकल 110 में, फिर फाइनेंशियल बिल्स होते हैं आर्टिकल 117 क्लॉज 1, फिर एक होता है फाइनेंशियल बिल्स पार्ट सेकंड में आर्टिकल 117 सब क्लॉज 3। फाइनेंशियल बिल जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है? फाइनेंशियल बिल फर्स्ट कंटेन्स एनी और ऑल द मैटर्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 1010, also other matters of general legislation, ठीक है। both of them can be introduced only in the लोकसभा, सिर्फ ये लोकसभा में जा सकते हैं, इंट्रोड्यूस किया जाता है इनको, राज्यसभा में नहीं। both of them can be introduced only on the recommendation of the president. इन दोनों केसेस में recommendation of the president is important, सिर्फ वही रिकमेंड करेंगे, उसी के बाद आप इसको जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। The recommendation of the president is not required for moving an amendment to financial bill. अब अगर कोई अमेंडमेंट उसमें करना है तो उस केस के अंदर आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। मेकिंग प्रोविजन ऑफ द रिडक्शन और द अबॉलिशन ऑफ द टैक्सेस, अगर मान लो कोई रिडक्शन करना है या कहीं कुछ अबॉलिशन करना है टैक्स में, उस केस में आपको प्रेसिडेंट के एक्सेंट की जरूरत नहीं है। इन अदर रेस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल बिल फर्स्ट इज गवर्न्ड बाय द सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एप्लीकेबल टू द ऑर्डिनरी बिल। बाकी सारे फाइनेंशियल बिल जो होते हैं गवर्न्ड बाय द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सेम जैसे ऑर्डिनरी बिल पास होता है वैसे ही वो पास होंगे। इट कैन बी आइदर रिजेक्टेड अमेंडेड बाय द राज्यसभा। मनी बिल को छोड़ के बाकी जो फाइनेंस बिल होते हैं, वो जो नॉर्मली ऑर्डिनरी बिल होते हैं, सेम वैसे ही प्रोसीजर के साथ फॉलो होते हैं। उनको राज्यसभा एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, एक्सेप्ट दैट एन अमेंडमेंट अदर देन फॉर द रिडक्शन। एक्सेप्ट किस चीज के? कि अगर कोई अदर देन द अमेंडमेंट,
अमेंडमेंट को छोड़ के दैट एन अमेंडमेंट अदर देन फॉर द रिडक्शन, यानी कि या तो रिडक्शन नहीं होना चाहिए और अबॉलिशन ऑफ एनी टैक्स कैन नॉट बी मूव्ड इन द आइदर हाउस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इस केस में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। सो इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट द प्रेसिडेंट कैन समन जॉइंट सिटिंग। अगर मान लो फाइनेंस बिल के ऐसे केस में कहीं दोनों हाउसेस के अंदर डिसएग्रीमेंट हो जाए तो ऐसे केस में प्रोविजन है जॉइंट सिटिंग का, टू हाउस टू रिजॉल्व दिस डेडलॉक, ठीक है। एंड व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ही कैन आइदर गिव हिज असेंट टू द बिल और विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल और रिटर्न द बिल। बट ऐसे केस में जैसे मनी बिल में तो क्या था, या तो असेंट देना पड़ेगा या विदहोल्ड कर सकते हैं, रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे केस में प्रेसिडेंट अपना असेंट दे भी सकता है, विदहोल्ड भी कर सकता है या रिटर्न भी कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। फिर दूसरे टाइप के बिल होते हैं फाइनेंशियल बिल सेकंड। इसमें क्या होता है, ये कंटेन करते हैं प्रोविजन इन्वॉल्विंग द एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर जो चार्ज हो रहा है, लेकिन उसमें इंक्लूड मैटर्स नहीं होने चाहिए जो कि आर्टिकल 110 में थे, जिसको हम मनी बिल बोलते हैं। इट इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी बिल एंड इन ऑल रेस्पेक्ट इट इज टू बी गवर्न्ड बाय द सेम। ये भी सेम वही ऑर्डिनरी बिल के जैसे इसको कंसिडर किया जाएगा, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, ठीक है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट। द ओनली स्पेशल फीचर ऑफ दिस बिल इज दैट इट कैन नॉट बी पास्ड by the either house of the parliament unless the president recommend that bill to be considered। इस बिल की बस खास बात यही है कि इसको आप पास नहीं कर सकते किसी भी हाउस में से जब तक राष्ट्रपति रिकमेंड नहीं करे। ए फाइनेंस बिल सेकंड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फाइनेंस बिल जो सेकंड होता है वो जरूरी नहीं है लोकसभा में, वो राज्यसभा के अंदर भी आप पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर इट्स इंट्रोडक्शन। फाइनेंस बिल सेकंड को इंट्रोड्यूस करने के लिए, फाइनेंस बिल सेकंड को इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा हूं मैं, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती है। फिर बाकी सारी चीजें इसमें सेम है। अब आप ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के अंदर डिफरेंस जान लीजिए, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। देखो ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन द लोकसभा और द राज्यसभा। ऑर्डिनरी बिल तो जो होता है वो आइदर या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा या राज्यसभा में। इट कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय द मिनिस्टर और द प्राइवेट। ऑर्डिनरी बिल या तो कोई मिनिस्टर लेके आता है या कोई प्राइवेट बिल मेंबर भी लेके आ सकता है। इट इज एन इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको बिना राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन लिए या बिना राष्ट्रपति से पूछे हुए भी लेके आ सकते हो। इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। ऑर्डिनरी बिल के केस में पावर होती है कि वो इस डिमांड को राज्यसभा एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। ये सारे आपने केसेस देखे ऑर्डिनरी बिल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 4 केसेस देखे। सेम मनी बिल में क्या होता है, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा का उसमें कोई काम नहीं है। सिर्फ मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो और सिर्फ उसको मिनिस्टर जो होता है वही जो होता है उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकता। और इसके अंदर प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द, ठीक है, इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड। ना तो इसको आप अमेंड कर सकते हो ना इसको रिजेक्टेड कर सकते हो राज्यसभा। राज्यसभा के पास सिर्फ जो है वो रिकमेंडेशंस की पावर है। अब वो भी डिपेंड करता है लोकसभा पे कि वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे। मैंने आपको बताया कि मनी बिल राज्यसभा के पास जाएगा 14 दिन के लिए। उस 14 दिन में अगर कोई रिकमेंडेशन देता है राज्यसभा तो ठीक है, उस रिकमेंडेशन लोकसभा के ऊपर जो है वो लागू होगी कि नहीं होगी, वो मानते हैं नहीं मानते, वो लोकसभा का पावर है। अगर 14 दिन में राज्यसभा मान लो नहीं भेजता है तो वो ऑटोमेटिकली जो बिल होता है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में पास्ड माना जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 महीना। ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा सिर्फ 6 महीने के लिए रख सकती है, इसको सिर्फ 14 दिन के लिए। इट डज नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेट ऑफ द स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा। इसमें स्पीकर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है जब राज्यसभा में जाता है। इफ हैज ओरिजिनेटेड इन द लोकसभा, अगर ये लोकसभा से ओरिजिनेट हुआ है। इट रिक्वायर्स द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड। अगर लोकसभा स्पीकर ने कहा ये मनी बिल है तभी वो मनी बिल माना जाएगा। और अगर एक बार लोकसभा ने के स्पीकर ने कह दिया कि ये मनी बिल है, लोकसभा के स्पीकर ने कह दिया, तो वो मनी बिल ही माना जाएगा, राज्यसभा उसमें फिर कुछ नहीं कर सकती। फिर इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस। जो ऑर्डिनरी बिल होता है ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है जब अप्रूव हो जाता है दोनों हाउस से। इन केस ऑफ अ डेडलॉक डिसएग्रीमेंट बिटवीन द 2 हाउस, अगर मान लीजिए कोई डेडलॉक बन जाता है दोनों हाउस के बीच में, तो इसके अंदर एक प्रोविजन है जॉइंट सिटिंग का, ठीक है, समन्ड बाय द प्रेसिडेंट टू रिजॉल्व दिस डेडलॉक।
और it is sent for the president assent, even it is approved only the Lok Sabha, there is no chance of any disagreement between the two houses, hence there is no provision of the joint sitting. मनी बिल में तो जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन ही नहीं है, ठीक है. मनी बिल अगर सरकार का रिजेक्ट हो जाता है, डिफीट हो जाता है, तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है. अगर इट इज डिफीट इन द लोकसभा में लीड टू, अगर पब्लिक बिल भी अगर कोई सरकार का डिफीट हो जाता है, अगर वो मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, प्राइवेट मेंबर के द्वारा किया गया तब नहीं होगा, लेकिन अगर किसी मिनिस्टर के द्वारा क्या है तो वो अगर वो डिफीट हो जाता है तो सरकार चली जाएगी. इट कैन बी रिजेक्टेड, अप्रूव्ड, रिटर्न, रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट. इस केस में ऑर्डिनरी बिल में राष्ट्रपति रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है या रिकंसिडरेशन करने के लिए दोबारा भेज सकता है. ये इट कैन बी रिजेक्टेड, अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न. या तो इसको विदहोल्ड करके रख सकता है या अलाउ करना पड़ेगा, बट इसको विदहोल्ड जो है इसको दोबारा रिटर्न नहीं भेज सकते आप. फिर उसके बाद हम देखते हैं ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. आर्टिकल 102 में है, जब भी कोई ऐसा मामला फंस जाए दोनों लोकसभा या राज्यसभा के बीच में कि कोई डेडलॉक हो जाए, तो ऐसे केस के अंदर राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो किसी डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए जो है दोनों बिल को जो है जो बिल को है वो एक ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट करवा सके. एंड इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, इफ द हाउस हैव फाइनली डिसएग्री एज टू अमेंडमेंट मेड, मतलब या तो अगर एक हाउस बिल को रिजेक्ट कर दे, दूसरा हाउस जो है वो डिसएग्रीमेंट करे जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उस बिल के अंदर, तो ऐसे केसेस के अंदर जो है वो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट होती है. इफ मोर देन 6 months have been elapsed from the date of receipt of the bill by other house without the bill being passed by it, in above situation the president has power to summon both house to meet a joint sitting. 6 महीने से ज्यादा मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी बिल को नहीं रख सकता. ऐसे केस में ऑर्डिनरी बिल को मैंने आपको बताया था ना, 6 महीने से ज्यादा राज्यसभा नहीं रख सकता है. बट इन केस ऐसे केस जब हो जाता है तो राष्ट्रपति दोनों हाउस को समन कर सकता है और एक ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट करवा सकता है. ठीक है. फिर उसके बाद में द प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इज एप्लीकेबल टू द ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल ओनली. जो प्रोविजन होता है ज्वाइंट सिटिंग का वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में और फाइनेंस बिल्स में ओनली. मनी बिल में नहीं होगा, या तो ऑर्डिनरी बिल्स में होगा या फाइनेंस बिल्स में होगा. फाइनेंस बिल सेकंड आपको मैंने जो बताया था. ठीक है. प्रोविजन ज्वाइंट सिटिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू कौन कौन से में? मनी बिल आर्टिकल 110, क्योंकि लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल का अमेंडमेंट जो बिल होता है वो दोनों सदनों से पास होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात हो रही है. तो ऐसे केस के अंदर भी जो है आप ज्वाइंट सिटिंग नहीं करवा सकते. इफ द डिस्प्यूट बिल हैज ऑलरेडी लैप्स्ड ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, अगर मान लो जो डिस्प्यूट वाला बिल है वो ऑलरेडी लैप्स हो जाता है क्योंकि लोकसभा डिसोल्व हो जाती है, तो नो ज्वाइंट सिटिंग कैन बी समन्ड एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू समन. जब तक राष्ट्रपति का कोई इंटेंशन नहीं होगा वैसे केस में वो बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा, उसके लिए दोबारा कोई जो है ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी. आफ्टर प्रेसिडेंट नोटिफाइज टू समन ए ज्वाइंट सिटिंग टू हाउस, नन ऑफ द हाउस कैन प्रोसीड फर्दर विद द बिल. ज्वाइंट सिटिंग होने के बाद भी कोई भी हाउस उसमें आगे नहीं बढ़ सकता. फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ज्वाइंट सिटिंग का. इन केस लोकसभा स्पीकर नहीं है तो जो डेप्यूटी स्पीकर होता है लोकसभा का वो इसको देखता है. ठीक है. स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर हो गया, डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, पर्सन में बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर प्रेजेंट इन द ज्वाइंट सिटिंग. कोरम इन द ज्वाइंट सिटिंग 1/10 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ द टू हाउसेज, यानी कि 545 मान लो और 245 मान लो एग्जाम्पल, तो 5 और 5 10, 4 8, 5 2 7. ठीक है. तो इसका 10% निकाल लो, टोटल 88 मेंबर्स होने चाहिए. ठीक है. अदरवाइज ये नहीं होगा ज्वाइंट सिटिंग. चेयरपर्सन ऑफ जो राज्यसभा होता है वो डज नॉट प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग एज इज नॉट अ मेंबर ऑफ इधर हाउस. जो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो ज्वाइंट सिटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होता है वो दोनों हाउस में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है. ज्वाइंट सिटिंग इज गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, नॉट द राज्यसभा. ज्वाइंट सिटिंग के अंदर जो भी, जब अगर ज्वाइंट सिटिंग मान लीजिए लोग राष्ट्रपति ने समन कर लिया दोनों हाउस के लिए कि भाई दोनों आपको यू हैव टू सिट टुगेदर, उस केस में जो रूल्स ऑफ लोकसभा होंगे
वही माने जाएंगे, ना कि राज्यसभा। मेजोरिटी रिक्वायर्ड इन द ज्वाइंट सिटिंग, मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर्स बोथ ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द ज्वाइंट सिटिंग के केस में सिंपल मेजोरिटी बस चाहिए। सिंपल मेजोरिटी से अगर बिल पास हो जाता है तो बिल को पास माना जाएगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम द लोकसभा विद अ ग्रेटर नंबर विंस द बैटल इन ज्वाइंट सिटिंग, क्योंकि लोकसभा में 545 होते हैं तो इनका ज्यादा चांस होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड दैट अ जॉइंट सिटिंग न्यू अमेंडमेंट टू द बिल कैन नॉट प्रपोज एक्सेप्ट इन 2 केसेस। 2 केसेस को छोड़ के एक्सेप्ट आप यू कैन नॉट सेंड दोज अमेंडमेंट दैट हैव कॉज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउस। दोनों हाउस के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया है कि जो जॉइंट सिटिंग है, न्यू अमेंडमेंट्स टू द बिल कैन नॉट प्रपोज्ड। आप नए अमेंडमेंट के लिए तब तक ज्वाइंट सिटिंग के लिए प्रपोज नहीं कर सकते जब तक ये जो अमेंडमेंट है ये इन्होंने कोई कॉज नहीं किया फाइनल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउसेस, और दोज अमेंडमेंट दैट माइट हैव बिकम नेसेसरी ड्यू टू डिले इन द पैसेज ऑफ द बिल, या कुछ ऐसे बिल जिनको जानबूझ के देरी से लटकाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे केसेस में। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होता है विद रिस्पेक्ट टू बजट। ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल इन द रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉस्ट टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज पार्लियामेंट ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट। ठीक है, 112 जिसको कहते हैं उसको ही एक तरह से बजट कहते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जब सरकार ये बताती है कि हम आने वाले एक साल के अंदर कहाँ कहाँ से जो है पैसा लाएंगे और किस किस चीज़ पे खर्च करेंगे। मतलब जो एक्सपेंडिचर होता है और रिसिप्ट्स जो होती हैं उनके बारे में जब चर्चा होती है उसको बजट कहते हैं। फिर उसके बाद नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स शैल बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। कोई भी मनी बिल इम्पोजिंग जो इम्पोज हो रहा है टैक्स, अगर कोई टैक्स को इम्पोज कर रहा है तो उसको आप मनी बिल बोल के जो है इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते। द नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सच बिल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। वो बिल राज्यसभा में जाएगा नहीं। नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। कोई भी जो पार्लियामेंट ने डिसाइड किया उस अथॉरिटी के अलावा कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश ए टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज। पार्लियामेंट कोई टैक्स को रिड्यूस कर सकती है, कम कर सकती है और कंप्लीटली हटा सकती है, लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकती। ठीक है। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल डीलिंग विद टैक्सेशन, जो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल है जो डील कर रहा है विद टैक्सेशन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, कैन नॉट बी इन द राज्यसभा। सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकता है, राज्यसभा में नहीं। और जो वोट होती है डिमांड ऑफ ग्रांट्स इन द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ लोकसभा, राज्यसभा इज नो पावर। जो वोट होती है डिमांड की ग्रांट्स की कि हमें इतना पैसा चाहिए इस चीज करने के लिए, तो वो सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है। द राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल इन द लोकसभा विद इन द 14 days वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। एंड द बजट शैल डिस्टिंग्विश द एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू अकाउंट अदर देन एक्सपेंडिचर। ये सारा अपन ने डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से बिल जो है वो उसकी प्रोसेस होता है। ये है प्रोसीजर इनेक्टमेंट ऑफ द बजट का। 6 स्टेजेस के अंदर होता है। पहले बिल का प्रेजेंटेशन होता है, फिर उसके ऊपर जनरल डिस्कशन होता है, फिर स्क्रूटनी होती है उसके डिपार्टमेंटल कमेटी में। अगर बिल भेजा गया है तो सबसे पहले प्रेजेंट होगा बजट, फिर उसके बाद डिस्कशन होगा बजट के ऊपर, फिर उसके बाद स्क्रूटनी करेगा उसका डिपार्टमेंटल कमिटीज, फिर वोटिंग होगी डिमांड ऑफ ग्रांट्स के ऊपर। और वोटिंग ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे सिर्फ लोकसभा कर सकती है, मैंने आपको बताया, राज्यसभा नहीं कर सकती। फिर पासिंग होगा एप्रोप्रिएशन बिल का, फिर पासिंग होगा फाइनेंस बिल का। ठीक है, दिस इज हाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ द बजट। ठीक है, अब अपन इस पे चर्चा करेंगे। कन्वेंशनल, द बजट इज प्रेजेंटेड टू द लोकसभा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। बजट जो है वो लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती है ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी विद द स्पीच नोन एज द बजट स्पीच। लेकिन 2017 के बाद से इसको हमने एडवांस कर दिया और 1 फरवरी को जो है वो बजट डे को हमने डिसाइड कर लिया। नाउ द इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रेजेंटेड ऑन 1 day एंड फ्यू डेज बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है। ये रिपोर्ट जो होती है ये इंडिकेट करती है स्टेटस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, देयर शैल बी नो डिस्कशन ऑफ द बजट ऑन द डे विच इज प्रेजेंटेड। जिस दिन बजट डिस्कशन होता है उस कोई भी जिस दिन बजट को प्रेजेंट किया जाता है उस दिन कोई डिस्कशन नहीं होता। यानी कि बजट जिस दिन प्रेजेंट होगा पार्लियामेंट में
उस दिन उसके ऊपर आप कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। द बजट इज लेड बिफोर द राज्यसभा विच कैच ओनली डिस्कस एंड इट हैज नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। राज्यसभा सिर्फ बजट को डिस्कस कर सकता है, उसके पास डिमांड ऑफ ग्रांट्स का राइट नहीं होता है। और जो बजट डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, बजट डॉक्यूमेंट जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, उसके अंदर एक तो सबसे पहले हमारी फिनेंस मिनिस्टर का बजट स्पीच होगा, फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा 112 में, फिर डिमांड फॉर ग्रांट्स होंगी, फिर अप्रोप्रिएशन बिल होगा, फिर फाइनेंस बिल हो गया, फिर कैसे एक्सपेंडिचर बजट, ठीक है, फिर रिसिप्ट कहाँ कहाँ से आ रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, ठीक है, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस बिल, फिर बजट को लास्ट में एक बजट एट ग्लांस और आउटकम्स क्या क्या हैं बजट के, ये दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग। फिर वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है? देखिए, वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है लोकसभा का, राज्यसभा के पास इसका कोई पावर नहीं है। एंड वोटिंग इज कन्फाइंड टू द वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट, ठीक है, वोटिंग जो होती है वो कन्फाइंड होती है सिर्फ वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट। जो एक्सपेंडिचर चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, ठीक है, उसके ऊपर इज नॉट सबमिटेड फॉर द वोटिंग। जो एक्सपेंडिचर चार्ज हो रहा है, एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड इंडिया से निकाल के, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है, वोटिंग नहीं होगी। द डिमांड आर प्रेजेंटेड टू द मिनिस्ट्री वाइज, डिमांड जो होती है हर मिनिस्ट्री हर मंत्रालय अपनी अपनी डिमांड्स देता है, ठीक है। कुछ फिर मोशंस होते हैं, ठीक है, मोशंस कैन मूव टू रिड्यूस द डिमांड ग्रांट, फिर मोशंस लेके आते हैं लोग ताकि रिड्यूस करें डिमांड को, ठीक है। 3 टाइप के मोशंस होते हैं, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमी कट मोशन एंड टोकन कट मोशन। दीज आर द इंपॉर्टेंट मोशंस, एक एक को डिस्कस करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी कट मोशन का मतलब ये होता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी, ये डिसअप्रूव करता है पॉलिसी को, अंडरलाइनिंग द डिमांड। इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड टू बी रिड्यूस टू ₹1 एंड द मेंबर्स हैव एन ऑप्शन टू एडवोकेट एन अल्टरनेटिव। लोग जब कहते हैं कि भाई एक अल्टरनेटिव पॉलिसी दी जानी चाहिए, और जो ये रिप्रेजेंट तभी होता है, ये प्रेजेंट तभी होता है पार्लियामेंट में जब कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लोग जो हैं वो उस चीज से रिलेटेड डिमांड को, मतलब जो अमाउंट को दिस इज रिड्यूस किया जाए ₹1। इट रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमी दैट कैन अफेक्टेड इन द प्रपोज एक्सपेंडिचर। इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड टू बी रिड्यूस्ड बाय द स्पेसिफिड अमाउंट। इकोनॉमिक कट का मतलब ये होता है, ये रिप्रेजेंट होता है इकोनॉमी में जो कि अफेक्ट करता है प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर को, जो प्रपोज किया है पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के माध्यम से, उस प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर को जब ये जब अफेक्ट करने की बात करता है तो इट स्टेट दैट द अमाउंट डिमांड रिड्यूस्ड बाय द स्पेसिफिक अमाउंट। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, मतलब कि ₹1 के ₹100, बट कोई स्पेसिफिक अमाउंट को जब रिड्यूस करना होता है तो इसको इकोनॉमिक कट मोशन बोलते हैं। बहरहाल टोकन कट मोशन की जब बात करेंगे, it ventilates as a specific grievance that is within the sphere of the responsibility of government India. It states that the amount of the demand to be reduced by ₹100, जब उस डिमांड को रिड्यूस करेंगे बाय ₹100। फिर है कंडीशंस फॉर द कट मोशंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस देखेंगे कट मोशन की। इट शुड रिलेट टू वन डिमांड ओनली, ये सिर्फ एक डिमांड से रिलेट होना चाहिए। इट शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड शुड नॉट कंटेन द आर्ग्यूमेंट्स। अगर कोई कट मोशन को मतलब आपको लेके आना है तो सिर्फ उस कट मोशन में एक ही डिमांड होनी चाहिए, फिर उसमें क्लियरली एक्सप्रेस होना चाहिए, कोई आर्ग्यूमेंट वाला उसमें स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, और ये बहुत ही स्पेसिफिक और कन्फाइंड होना चाहिए मैटर कि कौन सा मैटर है। इट शुड नॉट मेक द सजेशंस फॉर द अमेंडमेंट और रिपील द एग्जिस्टिंग लॉ। अगर कोई कट मोशन लेके आता है और फिर ये कह रहा है कि हम ये रिकमेंडेशन देना चाहते हैं या ये सजेशन देना चाहते हैं कि इसको अमेंड करिए, तो वैसे केस में वो नहीं एग्जिस्टिंग लॉ जो है वो रिकमेंड होगा, वो या कट मोशन नहीं माना जाएगा। इट शुड नॉट रेफर टू द मैटर दैट इज नॉट प्राइमरी कंसर्न फॉर यूनियन गवर्नमेंट। अगर कोई ऐसा कट मोशन लेके आता है जिसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो उससे कंसर्न नहीं रखती है, तो वैसे केसेस के अंदर भी उसको कट मोशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। इट शुड नॉट रिलेट टू द एक्सपेंडिचर अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कट मोशन तभी माना जाएगा, वो रिलेट नहीं होना चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। इट शुड नॉट रिलेट टू द मैटर दैट इज एडजुकेट बाय द कोर्ट। कोर्ट के अंदर अगर कोई लंबित मामला है उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तब भी जो है वो कट मोशन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद इट शुड नॉट रेज ए क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। वो कोई प्रिविलेज का किसी मिनिस्टर के या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई अगर ऐसा क्वेश्चन रेज कर रहा है तब भी उसको कट मोशन नहीं माना जाएगा। इट शुड नॉट रिवाइव द डिस्कशन ऑन द मैटर ऑन विच डिस्कशन हैव बीन टेकन
कोई अगर किसी मैटर के ऊपर अगर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है और वैसे केस में अगर दोबारा कोई डिस्कशन करना चाह रहा है तो वैसे केस के अंदर भी उसको जो है वो माना नहीं जाएगा। फिर उसके बाद में इट शुड नॉट सीक टू रेज द डिस्कशन ऑन द मैटर पेंडिंग बिफोर एनी स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, इट शुड नॉट सीक टू रेज द डिस्कशन, ना कोई ऐसा मैटर होना चाहिए जो कोर्ट के सामने हो, ना कोई ऐसा मैटर होना चाहिए जो किसी स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या किसी जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल के सामने पेंडिंग हो। फिर सिग्निफिकेंस क्या है देखिए कट मोशन का, ये फैसिलिटेट करता है इनिशिएट ऑफ द कंसंट्रेटेड डिस्कशन ऑन द स्पेसिफिक डिमांड ऑफ ग्रांट। ये फैसिलिटेट करता है इनिशिएशन कंसंट्रेटेड डिस्कशन को स्पेसिफिक डिमांड फॉर द ग्रांट। अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये अपहोल्ड करता है प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बाय प्रोबिंग द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, बाय प्रोबिंग द एक्टिविटीज, ये चेक करता है एक तरह से। ठीक है, चेक एंड बैलेंस का काम करता है। पैसेज ऑफ द मोशन बाय द लोक सभा अमाउंट्स टू बी एक्सप्रेशन वांट टू पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस, द गवर्नमेंट में लीड टू रेजिग्नेशन। अगर कोई कट मोशन आ जाए और वो पास नहीं हो तो दैट विल बी लाइक, अगर इस तरह का मोशन आ जाए और वो पास हो जाए मान लीजिए, तो फिर गवर्नमेंट हैज टू गिव द रेजिग्नेशन। इश्यूज विद द कट मोशन क्या है, कट मोशन डज नॉट हैव द मच यूटिलिटी इन द प्रैक्टिस, इनकी कोई ज्यादा जो है औचिकता मतलब वैल्यू नहीं है इनकी ज्यादा कोई। दे आर ओनली मूव्ड एंड डिस्कस्ड इन द हाउस बट नॉट पास्ड, द गवर्नमेंट एंजॉय मेजोरिटी। जब तक गवर्नमेंट की मेजोरिटी है तब तक इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू पास दिस सॉर्ट ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट। एट द फ्रीक्वेंट रिकोर्स ऑफ टू द गुलेटिन स्पीकर पुट्स ऑल द रिमेनिंग डिमांड्स ऑफ वोट एंड डिस्पोज देम वेदर दे हैव बीन डिस्कस्ड। गुलेटिन मैंने आपको बताया था ना, जब एक ही जगह बंच में जो किसी बिल के जो कुछ क्लोजेस डिस्कस नहीं भी हुए हैं उनको भी वोटिंग के लिए रख के और उसको पास करवा देते हैं, उस प्रोसीजर को बुलेटिन बोलते हैं। जैसे कोई बिल होता है उसके सारे इंपॉर्टेंट जो क्लॉजेस होते हैं उसको हम पढ़ते हैं, एक एक को पास करवाते हैं। लेकिन जब कुछ कभी ऐसी सर्कमस्टेंस हो जाए कि बिल के 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़े और उसको बिल को जो पॉइंट पढ़े भी नहीं, जो प्रेजेंट भी नहीं किए और उनको एक साथ पास करवा लिया, तो उस केस के अंदर ये बुलेटिन केस में ऐसा होता है। फिर पासिंग ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल। Constitution states that no money shall be withdrawn from the consolidated fund of India। अंदर कोई भी आदमी जो है वो consolidated India fund of India से पैसा नहीं निकलवा सकता until there is a appropriation made by the law। An appropriation bill is introduced to provide for the appropriation out of, appropriation जो बिल होता है वो प्रोवाइड करवाने के लिए काम में आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब भी जरूरत पड़ती है पैसे की। द ग्रांट्स वर वोटेड बाय द लोकसभा, मैंने आपको बताया था ग्रांट्स जो होती हैं ये सिर्फ लोकसभा में वोट की जाती है, डिमांड ऑफ ग्रांट, राज्यसभा का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये जो एक्सपेंडिचर जो चार्ज होता है ये चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर। द गवर्नमेंट कैन नॉट विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड टिल द एनैक्टमेंट ऑफ द एप्रोप्रिएशन एक्ट। जब तक एप्रोप्रिएशन एक्ट नहीं होगा भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, या कोई भी गवर्नमेंट होती है रूलिंग पार्टी, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ द डे कैन नॉट इनेक्ट the appropriation act। amendment cannot be proposed to the appropriation bill। कोई appropriation bill अगर आ रहा है, मैंने आपको बताया भी appropriation bill क्या होता है, अगर कोई appropriation bill आ रहा है in the either house of the parliament that will vary the amount altering the destination of any grant voted, varying the amount of any expenditure charged on the consolidated fund of India। मतलब amendment जो है वो propose नहीं किया जा सकता किसी appropriation bill पे किसी भी हाउस के अंदर, अगर दैट विल वेरी द अमाउंट ऑफ अल्टरिंग, अगर वो अल्टर कर रहा है अमाउंट को डेस्टिनेशन ऑफ एनी ग्रांट वोटेड, जो वोट्स के ऊपर ऑलरेडी जो है वोट हो चुका है, या फिर दैट एनी अमाउंट एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एप्रोप्रिएशन बिल बिकम द एप्रोप्रिएशन आफ्टर इज असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जैसे ही प्रेसिडेंट उसको असेंट कर देता है इसको एप्रोप्रिएशन बिल मान लिया जाता है। एप्रोप्रिएशन एक्ट ऑथोराइज द पेमेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है वो ऑथराइज होता है पेमेंट लेने के लिए, कहां से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वोट ऑन अकाउंट, अब अपन बात करेंगे वोट ऑन अकाउंट की, ठीक है, इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे वोट ऑन अकाउंट। द पासिंग इन अप्रोप्रिएट एक्ट टेक्स, जब एक अप्रोप्रिएशन वाला जो एक्ट है इट टेक्स टाइम, यूजुअली goes till the end of April। so however government needs the money to carry out its normal activities, because the financial year ends on the 31st March, so but that will take a time till the end of April to pass। so to resolve this deadlock, the constitution has authorized the Lok Sabha
to make any grant in the advance with respect to estimated expenditure for a part of the financial year. Means क्योंकि वो तो पास हो गया अप्रैल तक, लेकिन मार्च से लेके और अप्रैल तक तो कुछ सरकार के पास कुछ तो होना चाहिए पैसा नॉर्मल एक्टिविटीज को, नॉर्मल बिजनेस को रन करने के लिए। तो इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथराइज किया है लोकसभा को कि वो कोई भी ग्रांट जो है वो एडवांस में ले सकते हैं एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के। अब वो कितना होना चाहिए? जनरली ग्रांटेड फॉर द 2 months फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट, जितना टोटल अमाउंट टोटल एक्सपेंडिचर होता है, एस्टिमेशन होता है, उसका 1/6 अमाउंट ये इन एडवांस ले सकते हैं एक्सपेंडिचर के लिए, इन एडवांस ले सकते हैं एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। फिर पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड टू गिव एन इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फॉलोइंग ईयर। जो फाइनेंस एक्ट जो होता है वो लीगलाइज करता है इनकम साइड ऑफ द बजट को। फाइनेंस एक्ट जो होता है वो लीगलाइज करता है जो इनकम साइड ऑफ द बजट एंड कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द बजट को। फिर इट इज सब्जेक्ट टू द ऑल कंडीशन एप्लीकेबल टू मनी बिल। ऐसे इस सर्कमस्टांसेस में it has all subjectification to the all condition applicable to the money bill. The amendments can be moved in the case of finance bill. Amendment जो है finance bill के केस में amendments आ सकते हैं। Finance bill must enact and that is the passed by the parliament and assented to the president within the 75 days से पहले। फिर चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द, जितना खर्चा हमें करना है किसके ऊपर चार्ज होता है वो, दैट इज चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड दिस चार्ज एक्सपेंडिचर इज नॉन वोटेबल बाय द पार्लियामेंट। इसके ऊपर वोट नहीं होता, इट कैन ओनली बी डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट। इसको वोटिंग प्रोसेस में इसको नहीं लेना कि भाई कितना हम खर्च करेंगे, इस पे सिर्फ डिस्कशन होगा कि सरकार को इतना खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हैज टू बी वोटेड बाय द पार्लियामेंट। जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी वोटेड बाय द पार्लियामेंट। जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज करके आप एक्सपेंड करोगे, उस केस में आपको पार्लियामेंट पे दैट हैज टू बी वोटेड आउट। फिर फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है आर्टिकल 266, पब्लिक अकाउंट 266, कंटीजेंसी फंड 267। So these are the Constitution of India provides the following 3 kinds of fund जो सरकार, भारत सरकार के पास होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266, एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266 और एक होता है कंटेंजेंसी। इस कंटेंजेंसी फंड जो होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही एक सर्टेन अमाउंट को लेके रखा जाता है फॉर द बैड डेज और वॉट एवर यू कॉल फॉर द एक्सट्रीम केसेस। ठीक है, सो दीज आर द ऑल 3 अकाउंट्स। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या कहता है? इट इज अ फंड टू विच ऑल रेसिप्ट्स आर क्रेडिटेड एंड पेमेंट आर डेबिटेड। कंसोलिडेटेड फंड सरकार कहां कहां खर्चा करेगी और कहां कहां से सरकार के पास पैसा आएगा, ये जो रेसिप्ट है पैसा आने का और जाने का, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट होते हैं। All revenues received by the government of India, all loans raised by the government by the issue of treasury bills। गवर्नमेंट कहीं से भी लोन को उठाती है ट्रेजरी बिल के माध्यम से या बाय द वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांस, सारी चीजें ये आएंगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। या ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन द रीपेमेंट ऑफ लोन्स। ठीक है, कई बार गवर्नमेंट हमारी मनी देती है दूसरों को भी, तो उससे जो पैसा आएगा वो जो रीपेमेंट वाला पैसा, उसको भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। All the legally authorized payments on the behalf of government of India are made out of this fund। जितने भी लीगली ऑथोराइज्ड पेमेंट होते हैं भारत सरकार के बिहाफ पे, दे ऑल आर नोन एज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट्री लॉ, लेजिस्लेटिव एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर अप्रोप्रिएशन इशू टू, मतलब अगर इस अकाउंट से पैसा निकालना है तो प्रॉपर एक इससे लेजिस्लेशन लेके आनी पड़ेगी विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। आप जो है सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट यू कैन नॉट कार्व आउट द मनी फ्रॉम दिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट। फिर उसके बाद कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश अ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया विच अमाउंट्स डिटरमाइंड बाय द लॉ पेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ठीक है, टाइम टू टाइम डिसाइड किया जाता है इसको। ठीक है, पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को 1950 एक्ट के माध्यम से। दिस फंड इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। ये राष्ट्रपति के पास इसकी पावर होती है डिस्पोज करने की, एंड ही कैन मेक एडवांस आउट ऑफ टू मीट
ये इसमें से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं टू आउट द मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग एंड ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ऑथराइज से ये चीजों को जो है ही कैन यूज द एट अनफॉर्चुनेट कंडीशंस। द फंड इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है भारत सरकार का, वो इस फंड को रखता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। सिमिलर टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑपरेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन। फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266, ऑल अदर पब्लिक मनी अदर देन क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा जो भी पैसा आ रहा है, रेसिप्ट है या एक्सपेंडिचर है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन सबको पब्लिक अकाउंट कहा जाता है। जितने भी जो इंक्लूड द प्रोवाइड द फंड डिपॉजिट्स जो हम करते हैं, जुडिशियल डिपॉजिट करते हैं कोर्ट्स के अंदर, सेविंग बैंक डिपॉजिट हो गया, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट हो गया, या जो रेमिटेंस और या जो बाकी अदर चीजें होती हैं, उनको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये जो अकाउंट होता है वो ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन से होता है। ये पेमेंट फ्रॉम दिस अकाउंट आर मोस्टली इन द नेचर ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन के माध्यम से जो पेमेंट होते हैं उन्हीं को पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। Type of majority in the parliament, there is no explicit classification of majorities in the Indian constitution. A careful reading of the different articles in the Indian constitution would provide an idea about the 4 types of majorities. ठीक है, एक तो सिंपल मेजोरिटी होती है जिसमें 50 प्लस, सिंपल मेजोरिटी में तो 50% प्लस 1% ऑफ वोटिंग ऑफ द हाउस। अगर 100 लोग हैं और 51 लोग एक तरफ हैं तो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, द केसेस वेयर सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको कर सकते हो। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल पास करना है, मनी बिल पास करना है, फाइनेंस बिल पास करना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है, एडजॉर्नमेंट मोशन, सेंचर मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मेजोरिटी रिक्वायर्ड द लोकसभा इन सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, टू डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन सब चीजों में सिंपल मेजोरिटी चाहिए। टू डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। इलेक्शन स्पीकर का, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा, इन सब के लिए सिंपल मेजोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 which needs to ratified by the states required only simple majority at the state legislatures। फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, इसमें टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है। ठीक है, तो इसमें 50% था प्रेजेंट और वोटिंग ऑफ द हाउस का। ठीक है, और इसमें क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। सो एग्जाम्पल क्या लिखा है, द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा इज 545 एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लोकसभा मींस 50% ऑफ 445 इज, अगर 273 मेंबर एक तरफ हैं तब जाके उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी माना जाएगा। प्लस 1 और मान लीजिए इसमें, यानी कि 274। अगर 274 एमपीज एक साइड हैं तो उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी माना जाएगा। फिर एक इफेक्टिव मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गया। इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जितनी टोटल मेंबरशिप है माइनस वैकेंसीज कितनी है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कैसे पता चलेगा, इज इक्वल्स टू टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसीज। तो टोटल मेंबरशिप मान लो 545 मान लो टोटल, और मान लो 100 वैकेंट है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गई कितनी, 445। एक्चुअल मेंबरशिप 540, द 50% प्लस 1 450। केसेस वेयर द इफेक्टिव मेजोरिटी इज यूज्ड, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तब इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। रिमूवल स्पीकर को करना है, डेप्यूटी स्पीकर को करना है, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को करना है तब भी चाहिए। फिर स्पेशल मेजोरिटी होती है एक, जितने मेंबर होते हैं उनकी 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग टू पास द राज्यसभा रिजोल्यूशन टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट। अगर स्टेट लिस्ट के अंदर राज्यसभा को कोई लॉ बनाना है तो उनको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। 368 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ द हाउस मोर देन 50%। अमेंडमेंट आर्टिकल में चेंज करना है तब भी जो है स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। फिर कुछ स्पेशल मेजोरिटी जजेस को रिमूव करना है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, या सीएजी को। अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी को जब अप्रूव करना है, या इनफैक्ट 368 वाले आर्टिकल में भी अगर चेंज करना है तब भी जो है वो स्पेशल मेजोरिटी चाहिएगी। ठीक है, फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं कुछ। कंटेस्ट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, दीज आर द स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशंस एंजॉयड बाय द 2 हाउस पार्लियामेंट। दे आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू सिक्योर इंडिपेंडेंस और इफेक्टिवनेस ऑफ देयर एक्शंस। मतलब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस और कुछ स्पेशल एग्जेम्पशंस मिलते हैं ताकि वो अपने एक्ट को इंडिपेंडेंट बना सके और इफेक्टिवली अपने काम को कर सके।
ठीक है, तो द पार्लियामेंट प्रिविलेज डू नॉट एक्सटेंड टू द प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट। जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास एक्सटेंड नहीं होते हैं, ऑल्दो ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, क्योंकि उनके पास अलग से होते हैं। प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस। इन एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज हाउस कैन नीदर मेंटेन देयर अथॉरिटी। अगर प्रिविलेजेस नहीं होंगे तो हाउस जो है वो नाइदर अपनी मेंटेन कर पाएगा अथॉरिटी, dignity of the honor, nor can protect their members from the obstructions in the discharge of their parliamentary responsibilities। जिस पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उनको चुन के भेजा है, अगर स्पेशल पार्लियामेंट्री ये 545 लोगों को ही हम अगर प्रिविलेज नहीं देंगे तो वो अच्छे से हमारे अपने काम को जो है वो नहीं कर पाएंगे, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, एंड कोई भी जो है उनके काम में ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। सो दे विल बी फेल टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज विच एवर दे आर अलॉटेड टू देम। फिर the constitution has also extended the parliamentary privilege to those persons who are entitled to speak and part in the proceedings of the house. These include attorney general of India, union ministers, मैंने आपको बताया था अटॉर्नी जनरल के पास भी वही पावर होती है जो मिनिस्टर के पास पावर होती है या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास पावर होती है। ही कैन स्पीक एंड टेक द पार्ट्स इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस बट ही कैन नॉट वोट, ठीक है। सोर्स ऑफ द प्रिविलेजेस क्या है? आर्टिकल 105 से हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके पास पावर आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट है, राइट टू पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीजर, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रिविलेजेस इज प्रोवाइडेड दैट दे वर टू बी सेम दोज ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स और कमिटीज एट द मेंबर, ठीक है। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट कमिटीज के पास जो 26 जनवरी 1950 तक जो डिफाइंड थी सारी प्रिविलेजेस इन लोगों के पास है, ठीक है। 44th अमेंडमेंट हैज मेड ओनली वर्बल चेंजेस ड्रॉपिंग डायरेक्ट रेफरेंस टू द ब्रिटिश हाउस कॉमन्स विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन। बाकी सारी चीजें वही हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रिविलेजेस के। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वेरियस लॉज मेड बाय द पार्लियामेंटेरियंस हैं, रूल्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा है, पार्लियामेंट्री कुछ कन्वेंशंस हैं और कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं, ठीक है। ये कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं हर मेंबर की, उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अरेस्ट ड्यूरिंग द सेशन। जब भी कोई भी सेशन पार्लियामेंट का चल रहा होता है तो यू कैन नॉट अरेस्ट 40 days बिफोर एंड बिगिनिंग ऑफ द सेशंस। 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में आप उनको जो है अरेस्ट नहीं कर सकते जब सेशन चल रहा होता है। अवेलेबल ओनली इन द सिविल केस, ये सिर्फ सिविल केसेस में इनके पास अवेलेबल है, नॉट इन द क्रिमिनल केसेस और प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस। क्रिमिनल केस में और प्रिवेंटिव डिटेंशन केस में ये प्रिविलेज उनके पास नहीं है। दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्ट और एनीथिंग सेड ऑन द वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट और इट्स कमिटी। पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर किसी भी अथॉरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है पार्लियामेंट में कहीं भी बात को लेके, या पार्लियामेंट में उसने किसी कमेटी में कोई बात बोली है या पार्लियामेंट में किसी चीज के खिलाफ वोट डाला है या पक्ष में वोट डाला है, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके पास ये प्रिविलेज होती है कि वॉट एवर दे वांटेड टू स्पीक इन द पार्लियामेंट दे कैन स्पीक, whom they were wanted to give the vote in any committee, whatever they wanted to do they can do. It cannot be challenged in any court of the law, right? This freedom is subject to the provision of the constitution and the rules, standing orders regulating. They are exempted from the jury services. उनको exempt किया जाता है jury services के लिए. They can refuse to give the evidence and appear as the witness in the case pending in the court when the parliament in session. ये refuse कर सकते हैं evidence देने के लिए या अपीयर नहीं होंगे ये कोर्ट के अंदर जब तक पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, ठीक है। फिर देयर इज नो कोडिफिकेशन ऑफ जस्टिफिकेबल फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। द ब्रिटेन पार्लियामेंट हैज नॉट मेड एनी लॉ दैट लेज डाउन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस, येट देयर इज अ मैक्सिमम लिबर्टी इन ब्रिटेन ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ये पोजीशन ऑफ द राज्यसभा की है लोकसभा के साथ, इसको कंपेयर करके अपन अभी देखते हैं। इक्वल स्टेटस विद लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा का स्टेटस इक्वल कब है, किन किन चीजों में है? जब कोई बिल ऑर्डिनरी बिल होगा तो लोकसभा के पास भी राइट होता है, राज्यसभा के पास भी राइट होता है। इंट्रोडक्शन एंड द पैसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट होती नहीं है, दोनों हाउस में से रेस्पेक्टिवली लोकसभा राज्यसभा दोनों से में अलग अलग पास होके जाएगा तभी बिल अमेंड माना जाएगा। तो इस केसेस में भी लोकसभा राज्यसभा दोनों इक्वल है। इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ द फाइनेंस बिल इन्वॉल्विंग द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द, अगर कोई फाइनेंस बिल है रेदर देन मनी बिल, कोई फाइनेंस बिल है जो कि इन्वॉल्व कर रहा है एक्सपेंडिचर को, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ऐसे केस में भी लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की पावर इक्वल है। इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, हर चीज में लोकसभा राज्यसभा को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। मेकिंग रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट जजेस को अगर इम्पीच करना है वो दोनों लोकसभा और राज्यसभा के, अदरवाइज लोकसभा और राज्यसभा से जब तक
मेजॉरिटी से पास नहीं होगा बिल, वो तब तक पास नहीं होता है। तो दोनों इसमें इक्वल है। ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। अप्रूवल प्रोक्लेमेशन, तीनों टाइप की इमरजेंसी बराबर हैं उनमें। फिर ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनकी रिपोर्ट जो होती है वो टेबल्ड अप होती है पार्लियामेंट में, तो उसके ऊपर जब डिस्कशन करना होता है रिपोर्ट के ऊपर, तब वहां पे भी दोनों बराबर है। अनइक्वल स्टेटस कब है लोकसभा के साथ? अनइक्वल स्टेटस कब है विद लोकसभा? मनी बिल कैन ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। 4 बार बता चुका हूं। 14 दिन तक राज्यसभा में रहेगा, उसके बाद नल एंड वॉइड। राज्यसभा रिकमेंडेशन कर सकती है, कोई अमेंडमेंट या कोई वो बाकी कुछ नहीं कर सकती, और वो रिकमेंडेशन लोकसभा के ऊपर जो है वो बाध्यकारी नहीं है कि उसको मानना है या नहीं मानना है। गॉट माई पॉइंट? फाइनेंस बिल नॉट कंटेनिंग सोनली मैटर्स 110, अगर कोई फाइनेंस बिल है नॉट कंटेनिंग द सोनली द मैटर्स ऑफ 110 also can be introduced only in the Lok Sabha with regard to the passage both house have the equal powers, ठीक है। फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द, जब भी हाउस की होती है तो वहां पे लोकसभा स्पीकर होता है, वहां डेप्यूटी जो सॉरी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है, उसका कोई रोल नहीं होता बिकॉज ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो वहां के ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट को प्रिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर, तो वहां पे भी नहीं है। फिर उसके बाद जब वोटिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए राज्यसभा डिमांड नहीं कर सकती, जो है वो सिर्फ लोकसभा कर सकती है। ए रिजोल्यूशन ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी कैन ओनली बी पास्ड इन द लोकसभा। अगर नेशनल इमरजेंसी को लागू कर दिया, फिर उसको डिसअप्रूव करना है, ठीक है, तो वो जो रिजोल्यूशन है वो सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है, ठीक है। जो राज्यसभा है कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्यसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है वो रिमूव नहीं कर सकती, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकती, सिर्फ लोकसभा के अंदर ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी अनइक्वल में। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट आर्टिकल 80? इन चारों स्टेटमेंट से सबसे सही सटीक स्टेटमेंट कौन है ऐसा है आर्टिकल 80 के लिए? स्पेसिफाइज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन, नहीं। आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से? फंडामेंटल ड्यूटीज तो 51A में, रॉन्ग। इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा, नहीं, लोकसभा में तो नहीं है। स्पीड नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, यस। आर्टिकल 80 में सीट्स they are talking about the how many seats are there in Rajya Sabha. So option C would be the correct for the this question, ठीक है। It specify directive principle of state policy, वो तो कहाँ आता है? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। फिर हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? फर्स्ट स्पीकर कौन था लोकसभा का? जीवी मालंकार। इसमें तो कोई, ये तो आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ये तो फैक्चुअल है, तो इसमें तो कोई तुक्का भी नहीं मार सकते आप, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट मेंबर्स टू द राज्यसभा, राष्ट्रपति कितने मेंबर लोगों को नॉमिनेट कर सकता है? मैंने अभी बताया था क्लास में, पीछे रिवाइंड करके देखो। जो 12 मेंबर्स को, कौन से 12 होने चाहिए? जो कि प्रेसिडेंट की नजर में एमिनेंट हो। किस किस फील्ड में? या तो आर्ट्स में, या साइंस में, या सोशल सर्विसेज में, ठीक है। इन चीजों के अंदर अगर कोई एमिनेंट है तो राष्ट्रपति ऐसे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। फिर उसके बाद में द फर्स्ट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इज 1968। 1968 के अंदर पहला लोकपाल बिल जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। द मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा की मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेंथ कितनी है? 250। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? एक्स ऑफिशियो, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस इज चेयर्ड बाय, ज्वाइंट सिटिंग को कौन करता है? प्रेसिडेंट मेंबर होता नहीं है पार्लियामेंट का, वो नहीं कर सकता। वाइस प्रेसिडेंट पार्ट नहीं है पार्लियामेंट का, वो भी नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर करेगा नहीं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा वुड बी करेक्ट आंसर। Who was the first speaker of the लोकसभा? फर्स्ट स्पीकर कौन था लोकसभा का? ये तो 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या ये? Who was the first speaker of the लोकसभा? जीवी मालंकार। ये 2 बार सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 8th क्वेश्चन, इसका आंसर भी गणेश मालंकार है। फिर 9th क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है विच ऑफ द फॉलोइंग? लोकसभा, पार्लियामेंट,
बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसका आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू विच ऑफ द फॉलोइंग? द करेक्ट आंसर वुड बी लोकसभा। 10th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स? लोकसभा सीट्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ है? दिल्ली में कि पौंडीचेरी में कि लद्दाख में? यूनियन टेरिटरीज में तो सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में ही है भाई। दिल्ली में तो 7 है, इसमें थोड़ी ज्यादा होंगी, है ना। पौंडीचेरी में इतनी 2 या 3 है, लद्दाख में 1 या 2 है, तो आंसर वुड बी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द पार्लियामेंट चैप्टर विच वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द एंटायर इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इन केस कोई डाउट हो किसी भी चीज में, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, वी विल सॉल्व योर डाउट। टिल देन कीप वॉचिंग यूट्यूब ATS। थैंक यू सो मच।